In the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. This is Sajjad Malik with new lecture of English. आज हम लेक्चर नंबर 5 के ऊपर हैं। कल जैसा कि लेक्चर नंबर 4 में मैंने जो यूनिट नंबर 6 द एक्विंग ग्रीन पोएम उसका मैंने जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया उसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ आपके साथ शेयर की। आज हम बाकायदा जिस तरह क्लास में उसको पढ़ाया जाता है मैं उस तरह लेक्चर अरेंज करूँगा। आपकी नज़र में आ जाएगा, यहाँ पर बोर्ड पे भी है, स्पीकर्स डेस्क भी है, ये किताबें, टेक्स्ट भी है, सनशाइन भी है। इसी तरह आपने भी अपने सामने टेक्स्ट बुक भी और अपनी सनशाइन दोनों चीज़ें खोल लें लेक्चर लेते हुए, चूँकि साथ साथ ही आपने इसको कवर करते जाना है। मैंने एक रिकमेंड किया था, अगर पोइट्री के लिए आप सनशाइन कंसाइज ले लें तो बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर A+ बच्चे वो नहीं लेना चाहते तो अगर मदद ले लें तो बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी को B-C-D नहीं कह रहा होता हूँ, आपके मार्क्स के हिसाब से थोड़ी तकसीम होती, या एक बच्चे को होता है कि मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम करती है, किसी भी वजह से मैं इंग्लिश को प्रॉपर सीख नहीं सका, तो इतना लंबा या बड़ा मुझसे तैयार नहीं होगा। उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप किसी से कमतर हो, नालायक हो, या हम आपको ऐसा समझते हैं, कतई तौर पे नहीं। ये तो हमें एक तकसीम है, जहनों में हमारे कोई तकसीम नहीं है, आप इक्वल हो सारे। आप भी मेहनत करो, डट के काम करो, आप भी उनके साथ आ जाओगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज़ को समझने के लिए। बस जो पीछे हमने अपनी गलतियों की वजह से वक्त ज़ाया किया है, आप डबल मेहनत करके उसको पूरा कर ले, वो डेफिशिएंसी फिल अप हो जाएगी और आप भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। पोएम नेम आपको कल बता दिया गया था, दी एक्विंग ग्रीन। एको बाज़गश्त होता है, ग्रीन मतलब के मैदान, सरसब्ज़ मैदान, और उसमें जहाँ जहाँ ग्रीनरी नज़र आ रही है, जैसा कि घास है, फ्लावर बेड्स है, माउंटेनियस रेंजेस है, उसके ऊपर है घास से भरा हुआ है, दरख्त हैं, ट्रीज़ हैं, और शाम का वक्त है। ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। पोएट नेम है विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक इंग्लिश पोएट है, इंग्लैंड का था। उसका जो एज थी वो लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी का वो पोएट था। इसके बारे में कहा जाता था कि विलियम ब्लेक जो है अपनी एज से 100 साल पहले पैदा हो गया, यानी कि ये 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ही ये 20th सेंचुरी की बात कर रहा था। जो पोएट ने 20th सेंचुरी में बात की, इसने वो बात 100 साल पहले कर दी थी, यानी कि इसमें क्लासिकल दौर में पैदा हुआ था, लेकिन इसके पोइट्री में आपको प्रॉपर रोमांटिक टच भी नज़र आएगा। एक अमेलगमेशन, एक ब्लेंड है इसकी शायरी में, क्लासिकल का भी और रोमांटिक पोइट्री का भी। ये भी एक रोमांटिक पोइट्री से बेटा मुराद होती है जिसमें इमेजिनेशन शामिल हो। क्लासिकल होती है जिसमें सिर्फ रियलिटी है, ट्रूथ को डिस्क्राइब किया जाता है। रोमांटिक कहते हैं जिसमें इमेजिनेशन, तख़य्युलात। तो ये जिस दौर में उसने लिखी तब तक रोमांटिक जो पोइट्री का कोई रवाज नहीं था, ये बाकायदा तौर पे इन्वेंट भी नहीं हुई थी। तो इस वजह से कि इसने क्लासिकल एज में रहते हुए रोमांटिक पोइट्री लिखी, यानी कि इमेजिनेशंस का यूज़ किया, तो इसलिए कहते ही वॉज बॉर्न एट लीस्ट 100 years बिफोर हिज ओन एज, के 100 साल पहले पैदा हो गया था। ही वॉज actually 100 years modern than the other rest of the poets of his own age. तो हम विलियम ब्लेक से अब मेन आइडिया, आप प्लीज़ बेटा आप अपने पहले इसको मेन आइडिया को देख लें, फिर हम टेक्स्ट पढ़ते हैं और पोएम पढ़ता हूँ आपको। मेन आइडिया इसलिए कि आपको एक ओरिएंटेशन क्लियर हो जाएगी कि इस पोएम में है क्या। तो प्लीज़ बेटा मेरे साथ इसको देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी पोएम शोज़, ये जो आपकी सनशाइन कॉम्प्रिहेंसिव है उसको खोल लीजिएगा प्लीज़, और उसके पेज 288 पे मेन आइडिया है। दी पोएम शोज़, ये नज़्म ज़ाहिर करती है, डिपिक्ट करती है, इलिस्ट्रेट करती है, डिस्क्राइब करती है। ये जो सिनोनिम्स होते हैं बेटा साथ साथ उसको यूज़ किया करो, यही एक तरीका है। शो का मैं सिनोनिम्स दिए, इलिस्ट्रेट, ये ना आप नोट कर लीजिएगा, यही तो कमाई होती है बेटा, ऐसे साथ साथ ही। अब मैं शो यानी दिखाना,
बताना, ये इसका सिनोनिम। एक, illustrate, depict, describe, portray, मतलब इस तरह से ऐसी चीज़ों को आपने ज़ाया नहीं होने देना, इसे आप अपने डिक्शन में ज़रूर ऐड कीजिएगा और इनका यूज़ भी करें। तो ये नज़्म ज़ाहिर करती है दी जॉय ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की लताफ़तों को, एंड दी पीस ऑफ ओल्ड एज, और बुढ़ापे के सुकून को। मतलब कि ये कंप्लीट जो ह्यूमन लाइफ साइकिल है फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टिल लेट ओल्ड एज, ये उसको एक कवर देती है और डिफरेंट स्टेजेस पे इंसान की क्या फीलिंग्स होती हैं। चिल्ड्रन प्ले हैप्पीली ऑन द ग्रीन फील्ड, सरसब्ज मैदान में बच्चे बड़ी खुशी खुशी, बड़े निहाल होके खेलते हैं। ओल्ड पीपल वॉच दैम, बूढ़े लोग वहाँ बेंचेस पे बैठे साइडों पे उनको देखते हैं। एंड रिमेंबर, और रिकॉल करते हैं, वो याद करते हैं, एक नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं। नॉस्टैल्जिया, ये ज़रूरी हो गया था आपको देना। नॉस्टैल्जिया होता है यादें माजी। आई होप कि आपको ये वर्ड प्यारा लगा, नॉस्टैल्जिया। बोलने में भी और मीनिंग्स में भी आई होप आपको प्यारा लगा होगा। बड़ा क्यूट सा वर्ड है नॉस्टैल्जिया, याद माजी, यानी वो उनको देख के वो नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं अब और याद करते हैं देयर ओन यंग डेज, वो अपने वो जो बचपन के दिनों को। दी पोएम बिगिंस विद अ ब्राइट मॉर्निंग, ये नज़्म शुरू होती है तो एक रोशन दिन दिखाती है, एंड एंड्स विद अ पीसफुल इवनिंग, और ख़त्म एक पुरअमन शाम के साथ होती है। दिस शोज़ हाउ लाइफ मूव्स फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज, ये नज़्म ज़ाहिर करती है कि किस तरह ज़िंदगी जवानी से बुढ़ापे तक जाती है। दी पोएम टीचेस अस, ये नज़्म हमें सिखाती है दैट लाइफ इज़ अ साइकिल, ज़िंदगी एक ऐसे गर्दिश है, एंड इट्स एवरी स्टेज हैज़ इट्स ओन ब्यूटी एंड फ्लेवर, और इसकी हर एक स्टेज का, मरहले का अपनी एक हुस्न है, दिलकशी है, अपना एक स्पेशल फ्लेवर होता है। अब मैं आपके सामने जो टेक्सचुअल पोएम है, पहले उसकी अशार को आपके गोशगुजार करता हूँ, तो नज़रें आप रख लीजिएगा अपने टेक्स्ट के ऊपर। द सन डज अराइज, एक दफ़ा पहले ज़रा इंग्लिश में सुन लें, फिर मैं उसके साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काइज, द सन डज अराइज and make happy the skies. The merry bells ring to welcome the spring. The skylark and thrush, the birds on the bush, sing louder around to the bells' cheerful sound, while our sports shall be seen on the echoing green. बेटा प्लीज़ इस दौरान आपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी ख़ास अपना ध्यान रखना है पूरी तवज्जो से, चूँकि रिकॉर्डेड है इसलिए आप बार बार उसे सुन सकते हैं, ये इसकी एक ब्यूटी है। ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर, लुक एट दिस, अब योर टीचर्स वाइट हेयर ना, does laugh awake here. Old John with white hair does laugh awake here. Sound देखें, sitting under the oak among the old folk. ये देखें कैसे राइम स्कीम यूज हुई है, साउंड को म्यूजिकलिटी है इसमें। They laugh at our play and soon they all say, such were the joys when we all, girls and boys, in our youth time were seen on the echoing green. Till the little ones weary,
no more can be married, and our sports have an end round the laps of their mothers. ये laps और laps दोनों pronunciation right है. Many sisters and brothers, many sisters and brothers like birds in their nest. ये brothers and sisters को ज़रा underline कर लीजिएगा. Many sisters and brothers like birds in their nest are ready for rest, and sport no more seen on the darkening green, deserted, isolated, lonely green, when the children went away to their home. So before going to explanation and translation and explanation, मैंने अभी कहा था brothers and sisters. इसके बारे में दो चीज़ें बतानी हैं आपको. I hope बड़ी अच्छी लगेगी, बड़ी valuable चीज़ लगेगी आपको. एक तो जब भी आपने बहन भाई लिखना है कि मेरे इतने भाई और इतनी बहनें हैं, तो यहाँ पर एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है. आपने पहले ब्रदर्स लिखना है, फिर सिस्टर्स लिखना है. मतलब एक है, सपोज आपका एक भाई और एक बहन है, तो ज़रा ब्रदर्स नहीं लिखोगे, आप ब्रदर लिखोगे, फिर ऐस नहीं लगाओगे कि आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर. अगर प्लूरल है तो आप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिखेंगे, लेकिन पहले भाई फिर बहनें. एक तो ये थी. दूसरा, इसके लिए कंबाइंड एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है सिबलिंग्स. ये कलेक्टिव वर्ड है जो पजेस करता है दोनों को ही, यानी ब्रदर्स एंड सिस्टर. सिबलिंग्स का मतलब है बहन और भाई, जो दोनों एक ही वर्ड के अंदर है. तो आई होप कि आपको ये वर्ड अच्छा भी लगेगा और आप इसे अब यूज़ भी करेंगे. एक पहले ब्रदर्स फिर सिस्टर, दूसरा इसका मैंने सिनोनिम दिया सिबलिंग, जो एक ही वर्ड में दोनों को क्लियर कर रहा है. अब इसकी एक्सप्लेनेशन में डिटेल में जाने के लिए मैं यहाँ पर आपसे कहता हूँ आप अपनी सनशाइन पे आ जाएं. टाइम, यस. सो लुक एट दिस बेटा, लाइन नंबर 1 आपका पेज 289 है. दिस सन डज अराइज, सूरज तलू होता है. डज को बेटा ये अंडरलाइन कीजिएगा, ये ग्रामेटिकल एक पॉइंट है कि प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इफॉर्मेटिव मुस्बत फिक्रा होता है, उसमें तो हेल्पिंग वर्ब आता नहीं है, तो यहाँ क्यों आया है? इंटरेस्टिंग पॉइंट ना. ये बेटा नोट कर ले, लिख लें कि ये सर से हमने सवाल करना है. मतलब मुझे याद है, मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन के बाद ये रूल आपको बताना है. अगर किसी वजह से भूल गया तो आपने किसी भी सोर्स से याद करवाना. मैं इंशाल्लाह भूलूंगा नहीं. अली भाई प्लीज़ नोट कर लीजिएगा. डज अराइज आपने बताना है, रूल बताना है, बस मुझे याद आ जाएगा. द सन डज अराइज, सूरज ज़रूर तलू होता है. एंड मेक हैप्पी दी स्काइज, और सूरज जब आता है ऐसे अंधेरे दूर होते हैं और आसमान जो है खुशबा शादमा हो जाते हैं, वहाँ पर खुशियों के शादियाने भर जाते हैं. दी मैरी बेल्स रिंग, खुशियों भरी फरहत बख्श घंटियाँ बजने लग जाती हैं. मतलब ज़रा स्कूल टाइम है, बस ये वो सारा जो ज़िंदगी है वो ऐसे जाग पड़ती है. वहाँ पर चर्चेस हो, मंदिर हो, ऐसे घंटियाँ, स्कूल्स की घंटियाँ, ये वो सब एक्शन में आ जाता है. मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम, खुश आमदीद कहने के लिए. द स्प्रिंग, बहार को. अब यहाँ बहार का मौसम भी हो सकता है और ज़िंदगी की बहार भी हो सकता है. द स्काईलार्क एंड थ्रश, ये बर्ड्स के नेम हैं. स्काईलार्क चिंडोल और थ्रश एक, ये ज़्यादातर ये जो आइस कैप एरियाज़ होते हैं, सॉरी स्नो कैप, यानी जहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा, ठंडे मुल्क है, वहाँ पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं. यानी दो बर्ड्स का नाम लिया, स्काईलार्क एंड थ्रश. द बर्ड्स ऑफ द बुश, ये झाड़ियों में बसेरा करने वाले, ये दरख्तों पे नहीं रहते, ये झाड़ियों में अपने नेस्ट बनाते हैं. सिंग लाउडर, और ये एक और चीज़, ये दोनों सिंगिंग बर्ड्स हैं, यानी ये सिंगिंग बर्ड की
जो है बड़ी कूल मेलोडियस वॉइस वाले जो सिंगिंग बर्ड्स हैं उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। सिंग लाउडर अराउंड, बहुत ऊंची आवाज़ में, आई मीन ऊंची गूंज के साथ, इतनी गूंज के चारों ओर उनकी आवाज़ फैल जाती है। टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, और साथ ही इर्द गिर्द जो घंटियों की आवाज़ और इनका बुलंद आवाज़ में गाना वहाँ मिलकर बहुत ही चीयरफुल, खुशी देने वाला, चाशनी देने वाला, शादमानी पैदा करने वाली आवाज़ सदा बुलंद होती है। हमारी होगी जी 8, अब 9, लाइन नंबर 9 to 10, पेज 293 पे। वाइल आर स्पोर्ट्स शैल बी सीन, जबकि हमारा खेल देखा जा सकता है, ऑन द एक्विंग ग्रीन, उस बाज गश्त पैदा करते हुए सरसब्ज मैदानों में, जो उससे पहले बच्चों के आने से पहले भी वो खाली था, तो तब भी बाज गश्त के चांसेस, लेकिन चूँकि वादी में है, जब बच्चे आए तब भी गूंज उनकी हुई, चूँकि इर्द गिर्द खालीपन है, मतलब स्पेस है, और जब वो चले गए वो फिर डिजर्टेड हो गया, फिर बाज गश्त और ज़्यादा आएगी। और उस एक्विंग ग्रीन के अंदर सब्ज़ादार में बच्चों के खेल को खेलते हुए देखा जा सकता है। लाइन्स 11 to 14, 11 to 14 बेटा। ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर, सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा जॉन, डज लॉफ अवे केयर, केयर फिक्र को बेटा, परेशानी को, तफक्करात को कहते हैं, वरीज़ को कहते हैं। इंसान बड़ा होता है तो फ़िक्रें उसका ज़िंदगी का जुज़्वे लाज़िम बन जाती। बच्चों को ऐसे देख के लॉफ अवे केयर, जैसे वो परेशानियों को हंसी में उड़ा के वो मारता है, सारा कुछ जैसे भूल जाता है, उस बचपन में वापस चला जाता है उन बच्चों को देखकर। सिटिंग अंडर दी ओक, ओक एक शाह बलूत का दरख्त होता है, जिसे गूंद का दरख्त भी कह लें आप आसानी के लिए, गूंद पैदा होती है जिससे शाह बलूत कहते हैं। सिटिंग अंडर दी ओक अमंग दी ओल्ड फोक, शाह बलूत के नीचे बैठे हुए उन बूढ़े लोगों के दरमियान, ऐसे होते ना बाबे जाके ख़ास रिटायर्ड एज में कहीं जाते हैं तो इकट्ठे बैठ जाते हैं, को कार्ड्स वगैरह खेलते कुछ, या पार्क्स वगैरह में आप देखेंगे वॉक करने जाए तो वो अभी वॉक नहीं इतना कर सकते, वो आप जाके एक साइड पे किनारे में बैठे कुछ खुशगपियाँ करते हैं, कोई कार्ड्स वगैरह या कोई गेम खेल लेते हैं। पर ये एक कॉमन सीन है जो हर जगह मौजूद होता है। लाइन्स 15 to 20 बेटा। दे लव एट आर प्ले, वो हमें खेलता देखते हैं तो हंसते हैं। एंड सून दे ऑल से, और जल्दी वो सब कह उठते हैं, कुछ यूँ कह देते हैं, सच सच वर्दी जॉयज, हाँ हाँ ऐसी ही लताफतें थी, ऐसी ही खुशियाँ थी, ऐसी ही मैरी मेकिंग थी, यही इंटरटेनमेंट थी, रियली यही, इसी तरह से हम रैलिश करते थे, यही रैलिशमेंट्स थी वहाँ पे, यही इंजॉयमेंट्स थी। व्हेन, कब, जब, व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़, जब हम तमाम लड़के और लड़कियां इन आर यूथ टाइम, अपनी जवानी के दिनों में, वरसीन इन्हीं मैदानों में देखे जाते थे और खेलते थे, बिल्कुल जैसे ये बच्चे एंजॉय कर रहे, बिल्कुल बैन ऐसे हम भी ऐसे एंजॉय करते थे। ऑन दी एक्विंग ग्रीन, उस गूंजदार सब्जादार में। तो बात वक्त जितना भी आगे, टेक्नोलॉजी में आप तरक्की जितनी भी कर लें, जो एज की स्टेज है वो एक ही रहेगी, जो हमसे हज़ारों साल, लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले, उनकी भी यही बचपन में फीलिंग्स थी और वो बुढ़ापे की फीलिंग्स भी सेम ही थी। इसका टेक्नोलॉजी के साथ लिंक नहीं है। तो इसके बाद बेटा यहाँ पर मैं ये लेक्चर फ़िलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ, चूँकि आप बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आप बोरियत का शिकार ना हो। तो रेस्ट ऑफ द पॉइंट को मैं नेक्स्ट लेक्चर में, मुझे फिर अब डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं यहाँ से रीडिंग से स्टार्ट कर दूँगा, और जब क्लोज़ करूँगा तो फिर मैं ये बताऊँगा कि ये रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो मैंने बोर्ड पे लिखी, इसका क्या मकसद है। टिल देन बेटा, टेक केयर ऑफ़ यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।